ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो है और इस वीडियो लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट से सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे और जो भी मेन डाउट्स आते हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, सेकंड पॉइंट है व्हाट कैन यू डू विद इट एंड जो लास्ट पॉइंट है वेयर डज जावास्क्रिप्ट कोड रन। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और इसे बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट यूज़ करती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, पेपल हो गई और वॉलमार्ट हो गई और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, हम जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं। अब हमारे रियल टाइम में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जावास्क्रिप्ट से हम मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, रियल टाइम नेटवर्किंग ऐप्स बना सकते हैं, कमांड लाइन टूल्स बना सकते हैं और गेम्स भी बना सकते हैं। जो भी बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जो जावास्क्रिप्ट से चलती हैं। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है वेयर डज जावास्क्रिप्ट कोड रन। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये जनरली सिर्फ ब्राउज़र में रन होता था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती गई और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने एक C++ प्रोग्राम के अंदर क्रोम का जावास्क्रिप्ट इंजन को बिल्ड कर दिया और उसे उसने नोड नाम दे दिया। तो अब जो हम जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट केवल ब्राउज़र और नोड में रन होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कोड है वो रन कर पाए। तो अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, कि इसको कैसे रन करना है। सबसे पहले रन करने के लिए क्या करना है, क्रोम पर जाना है, राइट क्लिक करके नीचे जो इंस्पेक्ट दिख रहा है इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देंगे। अब एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब साइड बाय साइड एक विंडो ओपन हो गई है, इसमें बहुत सारे हमको दिख रहे हैं, हमको से केवल कंसोल पे जाना है। ठीक है, कंसोल पे जाएंगे और इसको सबको इग्नोर करेंगे और यहाँ पर जैसे हमको अगर कुछ प्रिंट करना होता है तो हमको क्या लिखना पड़ता है, हम लिखते हैं कंसोल डॉट, कैपिटल हो गया सॉरी, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, जैसे हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक है, अब इसको एंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। क्या आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा एक आउटपुट आ गया है। तो ऐसे यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है एक तरह से। अब जैसे हमको कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमको 2 + 8 करना है तो ये नीचे आउटपुट आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसके बाद एक और फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, अलर्ट समथिंग, फिर से वही फॉर्मेट वही रहेगा और इसको करके क्या होता है, एक अलर्ट आ जाता है और उसमें कहता है कि जो ये हमारा वेब पेज है ये कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमने कुछ लिख करके एग्जांपल देखे, तो ये हमने कुछ सिंपल एग्जांपल करके देखे। ये कैसे काम करते हैं और क्या होता है इनका फॉर्मेट सही से आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जो हम आगे से प्रोग्राम रन करेंगे वो हम क्रोम में नहीं करेंगे बल्कि कुछ टेक्स्ट एडिटर्स में करेंगे। अब मेनली कुछ टेक्स्ट एडिटर्स क्या कौन कौन से होते हैं, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट और एटम। तो जो जनरली मोस्ट यूज्ड एडिटर है वो VS कोड है, तो हम भी VS कोड यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आप बहुत सिंपल है, आपको जाना है code.visualstudio.com पे जाना है और वहाँ पर आपको अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाना है। मैं भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फोल्डर। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ JS जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे VS कोड में जाकर। ठीक है, हम VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर जाकर ओपन फोल्डर, और जो अभी हमने फोल्डर क्रिएट करा था उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पर JS फोल्डर बनाया था तो मैं JS को ओपन कर लूँगा। तो जब ये ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल का नाम रखना है आपको, कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर index.html रख लेता हूँ। तो index.html एक JS फोल्डर के अंदर ये एक फाइल बन गई। अब इसमें मैं क्या इनपुट करूँ, इसमें मैं इनपुट करूँगा जो मेन बॉडी होती है HTML की। क्या होती है, HTML और उसके बाद जो भी टाइटल वगैरह वो सब VS कोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सेलेमेटरी मार्क लिखना है। इसके बाद खुद सजेस्ट कर देगा, उस पर एंटर करेंगे तो ये हमारा HTML की बॉडी सारी आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी जो भी हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं उनको हम रिफ्लेक्ट होते हुए देखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सटेंशंस में जाना है और वहाँ पर जाकर लाइव सर्वर सर्च करना है। लाइव सर्वर आ जाएगा और मेरे लिए यहाँ पर लाइव सर्वर, तो यहाँ पर मैंने लाइव सर्वर डाउनलोड कर रखा है पहले से ही और इसलिए मेरा यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, वरना आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ से लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है और एक बार VS कोड को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, JS पर क्लिक जाकर index.html में राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर में क्लिक करूँगा। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर से क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा वो सारे लाइव रिफ्लेक्ट होंगे गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर एक खुल गया है। तो क्योंकि अभी हमने वहाँ पर कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा था तो इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे यहाँ पर चेंजेस शो होते जाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इसमें हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग H1 और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, हेलो। तो इसको अब हम जब सेव कर देंगे और इसको गूगल में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमको लाइव दिख जाएगा कि ये चेंजेस अभी हुए हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट था वो सेटअप हो चुका है। तो अभी तक तो हम HTML ही कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इस HTML में जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐड करने का एक तरीका ये है कि हम बॉडी के लास्ट में लिख दें स्क्रिप्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर हमको जो भी रन करवाना है वो लिख दें। अब जैसे हमको कुछ भी रन कराना है, कुछ प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट से, तो कैसे होगा, जैसा भी हमने गूगल में करवाया था ना console.log करके, वैसे ही इसमें कराएंगे। console.log क्या होता है, वो एक आउटपुट करवाने के लिए कोड है जो कि स्क्रिप्ट को बताता है कि इस टेक्स्ट को आउटपुट करवाना है। इसका फॉर्मेट क्या है, console.log ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाई JS। ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है ताकि स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, इसको हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर तो हमको कुछ चेंजेस नहीं दिखे, जो कि पहले HTML में प्रिंट हो रहा था हेलो, इसमें भी वही प्रिंट हो रहा। तो वो जो हमने हाई JS लिखा वो कहाँ पर दिखेगा, वो हमको दिखेगा इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, तो जो हमने लिखा था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया है। जो ये तरीका है ना स्क्रिप्ट को बॉडी के लास्ट में लिखने का, ये काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम है काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और बहुत मैश प्रोग्राम लगता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक अलग से फाइल बना लेंगे ताकि जो प्रोग्राम है वो हमको छोटा लगे। ठीक है, और जो भी यहाँ से हमने लिखा था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब केवल पेस्ट करने से नहीं होगा, अब HTML प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि जो भी स्क्रिप्ट है वो index.js फाइल में लिखी है। उसके लिए हमको ये दो फाइल लिंक करनी पड़ेगी। लिंक कैसे होंगी, लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, HTML में आना है और स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है src इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी फाइल का नाम लिखा है हमने index.js। तो इससे क्या होगा, स्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि स्क्रिप्ट का सोर्स कहाँ पर है, index.js फाइल में, तो वो ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा। तो इस फाइल को अगर हम सेव करेंगे और फिर रन करके देखेंगे तो यहाँ पर हाई JS आ गया। तो मतलब प्रोग्राम सेम ही काम कर रहा है, चाहे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिखो या फिर अलग फाइल में स्क्रिप्ट लिखो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का, कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे होते हैं। तो वेरिएबल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हम डाटा फिल करके मेमोरी में स्टोर करवा सकें।
ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जो वेरिएबल्स होते थे वो वैर से डिक्लेयर होते थे। जैसे हमने वैर लिखा और उसके बाद हमने कुछ भी वेरिएबल का नेम कर दिया, जैसे यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम कर देता हूँ, तो ये एक वेरिएबल डिफाइन हो गया और लास्ट में सेमीकोलन आ गया। लेकिन अब क्या होता है, अब हम वेरिएबल को लेट से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट से डिफाइन करने के क्या फ़ायदे होंगे, अगर हम लेट से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो जो मेमोरी है वो डायनेमिकली एलोकेट होगी। तो अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, अब हम उसे प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अभी क्या प्रिंट हुआ, हाई जेएस और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, ये अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि जो हमने वेरिएबल अभी डिफाइन करा है नेम नाम का, उसमें हमने कोई वैल्यू तो नहीं डाली थी ना, तो इसीलिए ये एक अनडिफाइंड करके आ गया कि अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम वैल्यू कैसे डालेंगे, वैल्यू डालने के लिए आपको क्या करना है, अगर हमें कोई नंबर वैल्यू डालनी है, जैसे कि मेरे को इसमें नंबर वैल्यू डालनी है 20, तो ये 20 जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पर शो हो जाएगा 20। और वैसे ही अगर मुझे एक नेम वेरिएबल, मेरे को कोई, जो ऐसे ही मेरे को अगर कोई टेक्स्ट शो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट टेक्स्ट। और अब क्या हुआ, अब यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, तो ठीक है। तो यही होता है कि वेरिएबल के अंदर अगर हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो आगे से कभी भी वेरिएबल का नाम यूज़ होगा तो जो भी उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है वो हमको शो होगी। अब वेरिएबल की नेमिंग करने के लिए भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। अब सबसे पहला होता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब रिजर्व्ड कीवर्ड से क्या मतलब है, जैसे अगर हम सोचें कि वेरिएबल का नाम हम कंसोल रख लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में कंसोल एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि आउटपुट दिखाने के काम आता है, तो इसलिए हम उसको वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कैसे, तो जैसे मैं इसमें एक नेम एंटर कर देता हूँ जय, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि नेम के लिए हमने कौन सा वेरिएबल डिफाइन करा था, तो हम सीधे नेम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेम के लिए एलोकेट होगा। और वैसे ही अगर हमें एज के लिए कराना है तो वहाँ पर हम एज ही नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये होता है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो वेरिएबल है वो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और अगला क्या है, कभी भी वेरिएबल में स्पेस नहीं आ सकता और ना ही हाइफन आ सकता है। अगर हम स्पेस करेंगे तो वो वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं होगा और प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। और ठीक इसके बाद आता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, लेट नेम, तो ये हमारे दो वेरिएबल हो गए, नेम जिसमें एन छोटा है और नेम जिसमें एन कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं क्योंकि वेरिएबल जो हैं केस सेंसिटिव होते हैं। यही थे हमारे वेरिएबल नेमिंग के रूल्स। ठीक है, अब हम एक बार करके देख लेते हैं। अब हम नेम, एन कैपिटल वाले नेम में कुछ वैल्यू स्टोर कराते हैं। जैसे हम इसमें यहाँ पर स्टोर करा देते हैं राज, और इसको इसको प्रिंट करेंगे कॉन्सोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि कितने टाइप के वेरिएबल्स। सबसे पहला टाइप होता है वेरिएबल का कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल रख लें। स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब जिसमें कि एक कैरेक्टर्स आएंगे यानी कि टेक्स्ट आएगा। ठीक है, और इसके बाद सेकंड होता है कि नंबर वेरिएबल रख लें। उसमें क्या होगा, नंबर स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पर मैं एज वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें उसकी एज स्टोर होगी। और
तीसरा होता है कि हमारा बूलियन लिटरल। ये क्या होता है, इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्शन, और इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ। और क्या हो सकता है कि एक अनडिफाइंड वेरिएबल हो, मतलब अगर कोई जे नाम का बंदा है, उसने अपना लास्ट नेम कहीं फॉर्म में भरा नहीं हुआ, तो इसका हमको पता ही नहीं है कि लास्ट नेम क्या है, तो यहाँ पर हम अनडिफाइंड लिख देंगे तो ये भी रन करेगा। ठीक है। और एक और वेरिएबल हो सकता है कि कोई वेरिएबल है जैसे मिडल नेम, मिडल नेम इसका है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नल। ठीक है। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल के टाइप्स। अब जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में दो टाइप से स्टोर किए जा सकते हैं। पहला टाइप होता है स्टैटिकली टाइप, और दूसरा टाइप होता है कि डायनेमिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप का एग्जांपल है जैसे स्ट्रिंग नेम। तो इससे क्या होगा, नेम को एक परमानेंट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी कि उसका नाम जॉन है। लेकिन डायनेमिक में क्या होगा कि कभी भी हम रैंडम उसका मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट एक डायनेमिक का एग्जांपल है और स्ट्रिंग एक स्टैटिक का एग्जांपल है। अब जावास्क्रिप्ट एक मेथड होता है जिससे कि हम वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। टाइप पता करने के लिए क्या करना है, हमको लिखना है टाइप ऑफ, जैसे कोई वेरिएबल ले लेते हैं नेम, टाइप ऑफ नेम। ठीक है। तो ये हमको बता देगा क्या है टाइप ऑफ नेम, स्ट्रिंग है, कि जो नेम है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। वैसे ही अगर हम लिखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ लास्ट नेम, अब जैसे लास्ट नेम हमने लिखा तो ये अनडिफाइंड आ गया, यानी तो अनडिफाइंड क्या है, एक वेरिएबल का टाइप भी है और एक वेरिएबल की वैल्यू भी है। ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ मिडल नेम, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट है, तो नल एक ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और वैसे ही ट्रू क्या है, ट्रू किसके अंदर आएगा, टाइप ऑफ सिलेक्शन एक बूलियन लिटरल है। ठीक है। तो ये था टाइप ऑफ से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। अब हम यहाँ पर क्या है, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने एज की वैल्यू डाली थी 30, तो अगर हम यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँ कि एज की वैल्यू अब मेरे को चाहिए कि 50 हो जाए, तो ये हो जाएगी 50 हो गई। अगर अब मैं एज चेक करूँगा कंसोल डॉट लॉग एज, तो ये 50 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एज अब 50 हो गई है। तो ये हमने पढ़ लिया वैल्यू टाइप्स, यानी कि वेरिएबल के वैल्यू के कितने टाइप हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप, नंबर टाइप, बूलियन टाइप, अनडिफाइंड और नल। ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकंड हमारा रेफरेंस टाइप। अब रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप में तीन चीज़ें आती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया और फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अभी हमने देखा। नल क्या है, नल एक ऑब्जेक्ट है, तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस टाइप के अंदर आता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं मैन नाम का, जिसके फॉर्मेट क्या है, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और फिर सेमीकोलन। ठीक है। अब जो भी आएगा इसके कंपोनेंट्स वो सारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैन की स्पेसिफिकेशंस लिख देता हूँ। जैसे मैन का क्या होगा, नेम होगा एक तो मैन का। ठीक है। मैन का नेम मान लो मैंने कहा कि है जय, मैं ऊपर का सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। मैन का नाम मैंने कहा जे है, और इसके बाद आ जाएगा कॉमा, और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एज। ठीक है। और इसकी एज मैंने ले ली कि 30 है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो भी मैन का डिटेल्स हैं वो प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैन डॉट नेम। ठीक है।
अब इसको देखेंगे कि रन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रिंट हो गया कि क्या है, मैन का जो नेम है वो जे है। और ऐसे ही मैं एक बार एज प्रिंट करवा के देखता हूँ, एज, ठीक है। तो एज 30 प्रिंट हो गई। अब ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया। अब अगर हमको ऑब्जेक्ट के बाहर ऑब्जेक्ट का कुछ भी कंपोनेंट है वो चेंज करना है, जैसे मैन का अगर हमको बाहर नेम चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैन डॉट नेम इज इक्वल टू राज। अब मान लो मेरे को उसका नाम राज करना है, तो ये ऐसे कर दूंगा और फिर इसको प्रिंट कराऊंगा। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, राज, क्योंकि मैंने उसके बाहर उसका नाम चेंज कर दिया। और इसका दूसरा मेथड क्या है कि मैं मैन डॉट नेम ना लिख के क्या लिखूं, मैन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर नेम, तो इसके बाद क्या है, जो ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है ना, सेकंड वाला सिंटेक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है। तो इसलिए हम जो यूजुअली यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे, मैन डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी हमको करना है। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी इजी सिंटेक्स है, डॉट नोटेशन नाम है इसका। तो हम हमेशा आगे से डॉट नोटेशन ही यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एरे क्या होता है, ठीक है। एरे, जैसे एरे नेम्स, एरे कैसे डिफाइन करते हैं, एरे डिफाइन करने के लिए क्या करना है, लेट एरे नेम इज इक्वल टू, ठीक है। तो लेट नेम्स क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एक एरे डिफाइन कर दी नेम नाम की, तो मैंने इसमें दो नाम डिफाइन कर दिए, राज और राम, ठीक है। तो ये मैंने एक एरे डिफाइन कर दी। और इस एरे में अगर हमको मेरे को शो कराना है कि एरे में क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो कैसे दिखाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर आएगा एरे नेम। एरे नेम क्या है यहाँ पर, एरे नेम है नेम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर शो हो गया, एरे क्या है, राज और राम। इसमें जो 0th एलिमेंट है वो राज है और फर्स्ट मेमोरी में फर्स्ट लोकेशन में जो एलिमेंट है वो राम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है, इसमें हम जैसे एक बार एरे डिफाइन हो गई, उसमें अभी दो ही कंपोनेंट है, लेकिन जो हमको थर्ड लोकेशन में कंपोनेंट डिफाइन करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नेम्स, नेम्स में अभी तो दो ही है ना, 0 और 1 है। तो अगर हमको सेकंड लोकेशन में कुछ पुट करना है, जैसे मेरे को सेकंड लोकेशन में पुट करना है विजय, तो ये कैसे हो जाएगा, नेम्स ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेकंड लोकेशन में था वो विजय डाल दिया, तो ये शो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो थर्ड लोकेशन में जो एलिमेंट था वो मिसिंग है, तो इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है, क्योंकि थर्ड लोकेशन में मैंने कुछ इनपुट नहीं किया है, बल्कि फोर्थ लोकेशन में सीधे इनपुट कर दिया, इसलिए। तो ये एक एरे डिफाइन हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है टॉपिक फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं कि उसको कैसे, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन में लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन नेम। जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम कर दिया हेलो, तो हेलो का काम क्या है, अगर मैंने हेलो लिखा तो हमको शो कराना है बाई चांस कंसोल डॉट लॉग वेलकम हेयर, ठीक है। तो अब मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन को कॉल करने के लिए लिखना है आपको हेलो ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो वेलकम हियर, ठीक है। एक बार और अगर मैं इसको रन करता हूँ हेलो, तो फिर से जो फंक्शन के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो शो हो जाएंगे।
तो ये एक फंक्शन है। अब अगर मुझे फंक्शन में पैरामीटर्स डालने हैं, पैरामीटर्स मतलब मेरे को है वेलकम हेयर के बाद कॉमा लगा के कोई नाम भी शो करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, वेलकम हेयर क्या, और एक पैरामीटर में डिफाइन कर लेता हूँ नेम। पैरामीटर डिफाइन कर दिया मैंने नेम, ठीक है। एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया नेम, तो हेलो में, जैसे मैंने हेलो में नेम डाला, नेम मैंने डाला अजय, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने करा वेलकम हेयर, इसके बाद प्लस करके नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। सिंटेक्स एरर है, एक मिनट। तो जैसे हमने ये करा तो क्या हुआ, हमने एक पैरामीटर पास कर दिया अजय, ठीक है। अजय हमने एक पैरामीटर पास कर दिया जो कि हेलो में गया और जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो गया। अब वैसे अगर मेरे को यहाँ पर लास्ट नेम भी प्रिंट कराना है, लास्ट नेम, तो क्या हो जाएगा, नेम प्लस लास्ट नेम। यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास करवाऊंगा और दो शो ही करवाऊँ, दो भी शो करवाऊँ और दो ही शो करवाऊंगा, ठीक है। एक मैंने अजय शो कर दिया और आगे लास्ट नेम मैंने शो कर दिया राज, ठीक है। मान लो किसी आदमी का नाम अजय राज है तो ये शो हो जाएगा अजय राज। अब मेरे को अगर अजय और राज के बीच में कॉमा लगाना है तो वो कैसे होगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक प्लस लगाऊंगा और बीच में एक स्पेस का गैप दे दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया वेलकम हेयर अजय राज, ठीक है। तो ये था फंक्शन। अब फंक्शन का यूज़ क्या क्या होता है, फंक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं पर, जैसे मान लो हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट हम फंक्शन से कर सकते हैं। मान लो हमको एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमको स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम का, और जिसमें पैरामीटर लेंगे साइड, साइड का साइज। अब इसमें हमको क्या प्रिंट करना है, साइड इंटू साइड प्रिंट करना है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न क्या होगा, शो करवा देगा, रिटर्न साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। मैंने ये रिटर्न करवा दिया और इसके बाद मैं एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरिया ऑफ, और जिसकी साइड क्या है 5 है, ठीक है। एक इसका एरिया निकाला जिसकी साइड 5 है, उसका क्या आया एरिया 25, क्योंकि 5 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा, हमने एरिया निकालने का प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमको बनाना है कि एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पर मैं इसको ऐड, इसका प्रोग्राम का फंक्शन का नाम कर दूंगा ऐड, और उसमें कंपोनेंट कर दूंगा ए और बी। तो दो पैरामीटर हो जाएंगे ए और बी, और उसमें मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, ऐड ऐड 5,90, ठीक है। मैंने इसमें ऐड करा है 5,90 और रिटर्न क्या कराना है ए प्लस बी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ऐड कर दिया 90 और 5 को, तो ये हमारा आउटपुट आ गया 95। बेसिक्स, इसमें हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए जावास्क्रिप्ट के। अब हम अगली वीडियोस में इसका आगे का पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सब समझ आया होगा।